अलीगढ़ की सुश्री अंबिका शर्मा को असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट का नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। सुश्री आयुषी मिश्रा, कानपुर से आयुषी मिश्रा। प्रतापगढ़ के श्री हरिओम कनिष्ठ विश्लेषक औषधि। बहराइच के मोहम्मद शफीक। कुशीनगर की सुश्री पूजा गोंड। औरैया के प्रतीक कुमार दीक्षित। मुरादाबाद की श्रीमती प्रियंका गौतम। गाजीपुर के श्री राकेश कुमार यादव। लखनऊ की श्रीमती राखी सिंह। आप सबके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है मित्रों। सिद्धार्थनगर के श्री संजय कुमार। आजमगढ़ की श्वेता मौर्य। बेटियां बेटों से बिल्कुल पीछे नहीं है मित्रों। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की श्रेया श्रीवास्तव। चित्रकूट से श्री धीरेन्द्र सिंह। बाराबंकी के श्री संदीप कुमार और गोरखपुर के श्री आशीष कुमार सिंह। और अब दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजीनिस्ट सबसे पहले लखनऊ की साक्षी सिंह। अतुल कुमार द्विवेदी। ये सब डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर चयनित हुए हैं। गोरखपुर के पवन चौरसिया। सभ्या कटियार, कानपुर नगर। हरदोई के हरिकेश अग्निहोत्री। बलिया के मंसूर आलम। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव हुआ है मित्रों। वाराणसी के मोहम्मद सादिक। बाराबंकी की शिवांगी रावत। गाजीपुर के गोविंद कुमार सोनकर। ये सभी दंत स्वास्थ्य विज्ञानी हैं। और आजमगढ़ की बेटी रागिनी यादव। कि जिस व्यक्ति के द्वारा जिसके नेतृत्व में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है वो आप ही के बीच में बैठा है, लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। और नहीं तो पहले क्या होता था? पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे। और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके माँ बाप
उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना, ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है, विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था, ये बीमारू राज्य वैसे नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके, बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागिर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। तो आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुझे लोगों ने देखा वे शांत तो है, मैंने उनसे बातचीत की। मैं भौचक था देख करके कि मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के नौजवान ने आत्महत्या की थी। मैंने उस परिवार के उस नौजवान जिसने आत्महत्या की थी उसके माता पिता से मैं मिला। वो अकेला लड़का था। मैंने कहा ये घटना कैसे घटित हो गई। उन्होंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मेरिट में इसका नाम आया था, लेकिन इसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और उसी से डिप्रेशन में आया। उसके बाद इसने सुसाइड कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय की न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी, वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी।
पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी, हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान करिए, केवल पुलिस में ही 2,20,000 से अधिक भर्ती। पहले छोटी सोच थी तो काम भी छोटे छोटे करते थे। मुझे 2025 में 60,000 नौजवानों की भर्ती करनी थी। सभी लोग कहते थे साहब 60,000 कैसे हो पाएगी, और कहना भी उनका स्वाभाविक था, क्योंकि अधिकारी तो पुराने दिए, तो मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब ट्रेनिंग कैसे होगी? मुझे भी एक बार तो लगा कि हाँ ट्रेनिंग, क्योंकि 2017 में जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी, 30,000 पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी उस समय, पहले लॉट में, फर्स्ट फेज में 30,000 पुलिस आरक्षी की भर्ती होनी थी। ट्रेनिंग कहां होगी? क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। तो मैंने एक पूछा भी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? कुल क्षमता थी 3,000 की। अब हम कहां करें? मैंने भारत सरकार से बातचीत की। मैंने कहा मिलिट्री, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर होंगे। अन्य राज्यों से बात की और तब जाकर के हम लोग पुलिस की वो भर्ती पूरी कर पाए थे। ये 2017 की बात कर रहा हूं। और 25 में जब हमने भर्ती की, 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है। उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, वो उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का ये रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो ये संख्या है 45,000 और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले एक वर्ष, इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। और आप देखेंगे किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में हमने यूपी में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। जो भी इन भर्ती की प्रक्रिया की इसकी पारदर्शिता पर, इस भर्ती की प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता तो उसको आजीवन कारावास की सजा और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का कानून भी हमारे पास मौजूद है। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। परिणाम है आज हम लोगों ने 9 लाख से अधिक भर्ती की। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए आज भी, कल भी और फिर 6 को भी हम लोग नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। ये लगातार चल लेंगे। ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी प्रतिभावान नौजवान को जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना यह अपने आप में महापाप का कारण है। हम उस प्रतिभा को कुंठित करते हैं और विकास को अवरोधित करते हैं। अगर हमने भेदभाव किया होता तो हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इन 9 वर्षों में, जिसमें कि हमें वैश्विक महामारी कोरोना से भी जूझना पड़ा था, हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना नहीं बढ़ा पाते। हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफल नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था या उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो हमने देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया है, एक्सप्रेसवे का, हाईवे का, ग्रामीण सड़कों का, ये हम नहीं दे पाते। जिन विभागों के बारे में लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी कोई विभाग है, आज उन विभागों ने अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। आज उन विभागों को एक पहचान मिली है। प्रयास करने से होता है और उस प्रयास के लिए उस प्रकार के मैन पावर का चयन। स्वास्थ्य विभाग में आज हमारे पास लगभग हर जनपद में, 4-5 जनपद छोड़ दिया जाए तो लगभग 75 के 75 जनपदों में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। पहले नहीं थे। पहले मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज लगभग, यानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स वर्तमान में कार्यरत हैं, जो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छे सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। पहले न कॉलेजेस थे और न ही उनमें स्टाफ था, सब भगवान भरोसे था। स्वाभाविक रूप से परिणाम भी उसी प्रकार से आता था। पूरा सिस्टम ही बीमारू था। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। भाई, आप दवा कौन सी ले रहे हैं, उस दवा में
उसके अनुसार वह साल्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। एक पक्ष वह और दूसरा पक्ष खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। याद करिए, हर एक आइटम में मिलावट है। अब उस मिलावट को रोकेगा कौन? पुलिस थोड़े रोक पाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं। उसके लिए जो विभाग जिम्मेदार था, उसके पास आवश्यक इक्विपमेंट नहीं थे, जांच करने के लिए लैब्स नहीं थी। अगर कभी वह कोई नमूना लेता भी था तो नमूने के परिणाम आने में वर्षों लगते थे। तब तक मिलावट करने वाला अगर बहुत भाग्यशाली होगा तो वही जीवित रहता होगा, नहीं तो वो भी दूसरे लोग की यात्रा में अपनी मौत मर जाता था, कोई सजा नहीं हो पाती थी उसको। आज ऐसा नहीं है। मार्केट में जो दूध सामान्य बेच रहे होंगे नहीं कह सकते, लेकिन अगर डेयरी के माध्यम से बेच रहा है तो उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सख्त हिदायत भी है। और मिलावट करते हुए पाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको मालूम है कि उसके बाद की क्या स्थिति होनी है। मसालों की स्थिति, खाद्य तेल की स्थिति, पर्व और त्योहार के पहले आप देखते होंगे मिठाई की क्या स्थिति होती थी। पहले किसी भी मिठाई में व्यक्ति किसी को उपहार देने जा रहा है और पता लगा इतनी उसमें मिलावट होती थी कि वो उपहार की वजह वो जहर दे रहा है उसके माध्यम से। अब नहीं कर सकता। जिस विभाग को इसके लिए करना था, ये काम करना था, उसके पास न आदमी थे, न लैब थी और न लैब में इक्विपमेंट थे। अब हम लोगों ने औषधि के बारे में भी जांच करने के लिए, कोई भी ड्रग है उसकी जांच करने के लिए हमारे पास हर एक रेंज स्तर पर यानी मंडल स्तर पर एक लैब है, एक ग्रेड की लैब। उसमें इक्विपमेंट हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए नमूने अब जो लिए जाएंगे उन नमूनों को जांच करने के लिए अब ऐसा नहीं कि बलिया का व्यक्ति आगरा जा रहा है, बल्कि उसी कमिश्नरी के अंदर, उसी मंडल के अंदर उसको उसकी जांच के लिए लैब उपलब्ध होगी और वहाँ पे प्रशिक्षित मैन पावर होगा, जो ट्रेंड मैन पावर वहाँ पर उसके नमूने एक समय सीमा के अंदर दे करके बता पाएंगे कि यह नमूना सही है या गलत है। अगर कोई गलत दे रहा है तो उसके खिलाफ सजा भी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं दे रहा है तो मार्केट में वो बिके। ये सभी प्रयास इसमें हो रहे हैं और उसी क्रम में जो प्रयास हुए हैं, इसमें जो हमारी प्रयोगशालाएं थी, पहले 5 प्रयोगशालाएं थी औषधि परीक्षण के, अब हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट के साथ 18 प्रयोगशालाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं। 18 प्रयोगशालाएं। आप सोचिए 5 से 18, आज़ादी के बाद से लेकर के 2017 तक केवल 5 लैब्स बन पाई थी। उसको पता ही नहीं था कि जो दवा खा रही है वो सही है या नहीं है। अब लैब बनी है, उसमें उस लैब के माध्यम से जो कुछ भी वो प्राप्त होगा। पहले इन प्रयोगशालाओं में 12,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे। अब इस संख्या को हम बढ़ा करके लगभग 55,000 कर सकते हैं हर वर्ष। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 55,000 नमूने लेंगे तो पता भी लगेगा 12,000 में क्या होता था। अब 55,000 के माध्यम से पता लगेगा कि ये दवाइयाँ जो हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो खरीदी जा रही हैं या वहाँ पे कहीं भी बेची जा रही हैं या कहीं मैंने उसकी प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसकी क्वालिटी की जांच आज वहीं पे उसी मंडल में की जा सकती है और लोगों को आराम से, क्योंकि मिलावट जो जितनी भी डुप्लीकेट दवा आती थी इन सब की जांच भी वहाँ पर हो सकती है। और इसी के लिए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
357 जो एनालिस्ट है, इनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब तक ये संख्या मात्र 44 थी, अब 44 से बढ़कर के इनकी संख्या हो गई 401। तो स्वाभाविक रूप से 401 ज़्यादा अच्छा काम परिणाम देंगे, काम भी देंगे। और यह एक महत्वपूर्ण भर्ती यहाँ पर संपन्न हुई है। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो 6 प्रयोगशालाएं पहले थी, आप पहले उसमें फूड एनालिस्ट की संख्या अभी तक केवल 58 ही है, और हम लोगों ने इसके लिए 417 पद के लिए रियाचन भेजा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहा है। बहुत शीघ्र उनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है, और उसमें उनको भी हम नियुक्ति पत्र ऐसे ही वितरित करेंगे। खाद्य सुरक्षा के सभी नमूने उपलब्ध हों। अभी तक केवल 6 लैब्स थी, अब 18 लैब्स हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने अच्छे इक्विपमेंट, सभी जो भी वहाँ पे खाद्य नमूनों की जांच करने के लिए आवश्यक थे, ये सभी उपलब्ध करवा दिए हैं। और अब कोई जन स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर पाएगा। ये लैब्स जो बनी है, ये सभी एनालिस्ट जब वहाँ पे भर्ती हो करके आ जाएंगे, जो नमूने अब तक केवल 36,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे, हम इनकी संख्या को बढ़ा करके 1,08,000 से अधिक प्रतिवर्ष ले सकते हैं। और प्रत्येक खाद्य सामग्री जो जनता के लिए परोसी जाएगी, उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे। और ये मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। यह कार्य इसके माध्यम से करने का एक प्रयास हुआ है। और जो मार्केट से कोई भी मिलावट वाली सामग्री है, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता हो, उसको हटाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आज इसके साथ ही 252 डेंटल हाइजीनिस्ट की भी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होकर के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आप सोचिए कितने व्यापक पैमाने पे सरकार के स्तर पर एक कार्रवाई हो रही है, अलग अलग स्तर पर। कोई पहले इसका महत्व नहीं समझता था, क्योंकि उनको मनोस्वास्थ्य से मतलब ही नहीं था, उनको अपने स्वयं के स्वास्थ्य से मतलब था, अपने परिवार के स्वास्थ्य से मतलब था, समाज के स्वास्थ्य से मतलब नहीं था। इसलिए कोई भी, और स्वाभाविक रूप से आप देखते होंगे किसी व्यक्ति का दांत अगर एक बार खराब हो जाए ना, तो उसका सारा स्वाद एकदम चोखा हो जाता है। आप देखो किसी का दांत थोड़ा परेशान कर ले, उसके सामने कितने भी अच्छे व्यंजन आप रख ले, वो बेचारा देखता रह जाएगा, लेकिन दांत उसका जो है उसको परेशान कर डालेगा। लेकिन अब अच्छे जब डेंटल हाइजीनिस्ट जब रहेंगे, लोगों को अच्छी राय देंगे, तो अच्छे दांत होंगे, तो स्वाभाविक रूप से भोजन भी उसको अच्छा लगेगा, चबा करके लेगा, तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ भी रहेगा। और वह आज की आवश्यकता है। हर फील्ड के विशेषज्ञ हम उपलब्ध करवा सकें, उनके माध्यम से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा सकें, बीमारी होने के पहले बचाव के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें, नौजवान को रोजगार के साथ साथ उसकी प्रतिभा का लाभ ले सकें। इस सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार का हिस्सा भी है कि नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले। हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करें, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। कहीं पे पीएम स्टार्टअप की योजना है, कहीं पीएम स्टैंडअप की योजना है, कहीं सीएम युवा उद्यमी योजना है, कहीं पीएम मुद्रा की योजना है। ये सभी योजनाएं भी कार्य हो रही, इसमें भी कार्य हो रहा है।
एमएसएमई सेक्टर में ढेर सारे नौजवानों को नौकरी मिली, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश हुआ, अच्छे निवेश आए। अभी पिछले दिनों मैंने फार्मा सेक्टर में निवेश के 17 ऐसे निवेशकों को यहां पे पत्र जारी किए हैं जो राज्य के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों के मन में अब यूपी के बारे में एक सोच आ रही। आखिर ये जितने भी उद्योग लगेंगे, इन सभी उद्योगों में कोई नौजवान नौकरी पाएंगे ना, उन लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। एक बड़ा उद्योग आएगा तो उसके साथ अन्य यूनिट भी लगेंगे। यूपी का प्रोडक्शन देश के लिए काम आएगा। और इतना बड़ा मार्केट तो अकेले यूपी है, 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने इस भर्ती की प्रक्रिया में आप बैठे तो किसी भी स्तर पर सिफारिश की नौबत आपके लिए नहीं आई। आपने किसी से कोई सिफारिश नहीं की, आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था। आपके बीच में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए थे, आप में से कोई उनका शकल भी नहीं जानता रहा होगा, वो तो मैंने मंच से बोल दिया। अन्यथा आप लोग भी नहीं पहचानते कि हमारे कौन भर्ती की प्रक्रिया के साथ कौन चयन कर रहा है। यह है निष्पक्षता कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिसके नेतृत्व में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वो आप ही के बीच में बैठा है, लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। और नहीं तो पहले क्या होता था? पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, और अरे को पता था, और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे। और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। आम जनमानस ईमानदारी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है और उस प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हमें इस बात को देखना होगा कि अगर हमें निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आप अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आपके लिए गवर्नमेंट ने उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। आपके मां बाप के सपने साकार हो रहे हैं। ये सपने साकार होना आपके लिए एक नए युग में प्रवेश करने जैसा है, और उस दिशा में आपके द्वारा जो ये प्रयास प्रारंभ होगा, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया है तो हम भी जिस शुद्ध नियत के साथ आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसमें जितना अच्छा हो सकता है अपने स्तर पर हम उतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। यह हम करके दिखाएंगे तो आपके पूरे सिस्टम पर लोगों का विश्वास बना रहेगा। उस विश्वास के प्रतीक के रूप में आपको अपने आप को स्थापित करना है, और उस विश्वास के लिए आज मैं आप सबको एक बार फिर से, जो यहाँ पर 609 प्रदेश के यूथ को यह नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें राज्यों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इस पूरे प्रक्रिया में आप सब उसका हिस्सा बनेंगे
आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब ग्रुप फोटो का समय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके समक्ष, आपके सामने आ रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे और आप सबको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। कृपया आप नियुक्ति पत्र निकाल लें और उस नियुक्ति पत्र को आप सामने दिखाएंगे और ये ऐतिहासिक फोटो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। आज का दिन आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है मित्रों। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और अपने नियुक्ति पत्र को निकाल लें। आप सबसे मैं कह रहा हूं, कृपया अपने नियुक्ति पत्र को निकालकर आप अपने स्थान पर बैठे रहें। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें, तभी फोटो अच्छी आएगी। आप सब नियुक्ति पत्र को निकालकर उसे दिखाएंगे, अपने चेहरे के नीचे रखेंगे नियुक्ति पत्र। आप बैठ जाएं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और मुस्कुराना न भूलें। कृपया मुस्कुराते हुए अपने नियुक्ति पत्र को आप सामने दिखाएंगे तो ये फोटो आपके लिए ऐतिहासिक साबित होगी मित्रों। और हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि ये ऐतिहासिक दिन आपके जीवन में आया है और आज से आपका नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान हो रहा है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और उसके पश्चात आप सब अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। निकाल दिया।